आप लोग भाई मेरे न्यू चैनल को स्पॉट करो नाम @v.mysteryworld को भाई लो सब्सक्राइब करो। एपिसोड 261 टू 270। ये दृश्य हृदय विदारक था। यहाँ एक महान प्रतिष्ठा और प्रभाव वाला व्यक्ति आंसू बहाते हुए दया की भीख मांग रहा था। दरबार में अपनी दृढ़ता और अडिग स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कभी गर्वित मंत्री किन अब चकनाचूर हो चुके थे। उनकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी। पूरा दरबार सन्नाटे में खड़ा था, सबके सामने प्रदर्शित इस तीव्र भावना से स्तब्ध था। पलक झपकते ही पीढ़ियों से बनी विरासत और प्रतिष्ठा बर्बादी के कगार पर आ गई। मंत्री किन का सबसे बड़ा बेटा भी अपने पिता के साथ जमीन पर गिर पड़ा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, किनचेंग एक अज्ञानी बच्चा है। हम उसे कड़ी सजा देंगे और यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे, जहाँ वह किसी भी महिला का अपमान करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। हमारी वर्षों की वफादारी और सेवा को ध्यान में रखते हुए कृपया हम पर कुछ दया दिखाएं और मेरे छोटे भाई और मेरे परिवार को बख्श दें। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा। यदि किनचेंग को मृत्युदंड दिया जाता है तो किन परिवार की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। भले ही महाराज उन्हें राज दरबार में काम करने की अनुमति दें और उन पर दया दिखाएं, फिर भी उनके साथी मंत्री उनका बहिष्कार करेंगे और अन्य नागरिक भी उन्हें बहिष्कृत कर देंगे। युवराज की पत्नी का अपमान करना वास्तव में उनके छोटे भाई द्वारा किया जा सकने वाला सबसे गंभीर अपराध था। यदि वह महिला महाराज की प्रिय न होती तो शायद मामला कुछ और होता, लेकिन इस मामले में वह न केवल महामहिम की पसंदीदा थी बल्कि महामहिम उन्हें अपने बेटे से भी अधिक प्यार करते थे, और यह बात सभी को स्पष्ट थी। किसी भी हालत में उनके परिवार का विनाश अपरिहार्य प्रतीत हो रहा था। उनकी दलीलें सुनकर जेंग हुआंग ने दांत पीस लिए। ये सच था कि मंत्री किन और उनके बड़े बेटे ने वर्षों तक शाही परिवार की सेवा की थी और बड़ी कुशलता दिखाई थी, लेकिन वह ये नहीं भूल पा रहे थे कि मंत्री किन ने पहले जेंग लियांग को अपने छोटे बेटे को चोट पहुंचाने के आरोप में फंसाने की कोशिश की थी और किनचेंग ने उनकी बहू युवराजना का अपमान किया था। इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाते, जेंग लियांग ने कहा, मंत्री किन, आपने वर्षों तक शाही परिवार की सेवा की है और यही मुख्य कारण था कि मैंने आपके बेटे को औपचारिक प्रोटोकॉल के माध्यम से दंडित नहीं किया। हालांकि तथ्यों की पुष्टि अपने बेटे से किए बिना ही इस मामले को शाही दरबार में लाने वाले आप ही थे। आपने न केवल अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद किया बल्कि मंत्री यांग का समय और ऊर्जा भी व्यर्थ कर दी, जो आपकी ओर से न्याय की गुहार लगा रहे थे। आपकी वजह से उन्होंने उस अपराधी का समर्थन किया जिसने उनकी बेटी का अपमान किया। आपको न केवल हमसे बल्कि उनसे भी माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार उसने अनजाने में एक अपराधी का समर्थन किया और उसके लिए न्याय पाने के लिए उसने अपने दामाद पर भी आरोप लगाया। जेंग लियांग ने व्यंग्य करते हुए यांग लुयांग की ओर मुस्कुराते हुए देखा। कुछ समय पहले तक यांग लुयांग न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था और नेक इरादों वाला व्यक्ति था, लेकिन अब पूरी कहानी सुनने के बाद ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। जेंग लियांग की बातें सुनकर यांग लुयांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपने पहले के कार्यों पर शर्मिंदा महसूस किया। उसने सोचा था कि मंत्री किन को न्याय दिलाकर शाही दरबार में उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही महाराज उसे अतिरिक्त अधिकार और जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं जिससे उसे अन्य दस्तावेजों तक पहुंच मिल सकेगी। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी की थी और कार्रवाई करने से पहले तथ्यों की पुष्टि नहीं की थी। किसने सोचा होगा कि यह स्थिति इतना नाटकीय मोड़ लेगी। जेंग लियांग की बातें सुनकर मंत्री किन ने यांग लुयांग की ओर रुख किया और उनसे भी विनती की, मंत्री यांग, मैं अपने बेटे के कार्यों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया उस अज्ञानी लड़के को क्षमा कर दीजिए और हमारी वर्षों की अच्छी मित्रता को याद रखिए। मंत्री किन की बातों पर यांग लुयांग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, मानो पुरानी दोस्ती का इस्तेमाल करके उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जा रहा हो। उन्होंने गला साफ किया और गंभीरता से जेंग हुआंग की ओर देखा। महाराज, इस मामले में फैसला सुनाने की मेरी कोई क्षमता नहीं है। कृपया आप जो उचित समझे वही करें। आखिरकार यांग निंग अब आपकी बहू है और आपको उसकी भलाई की चिंता मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, ये दर्शाते हुए कि वह इस मामले में और कोई जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। जेंग हुआंग ने गहरी सांस ली और जेंग लियांग की ओर देखा। जेंग लियांग, चूंकि तुमने ही उस युवक को दंडित किया था, इसलिए उसके दंड के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। जेंग लियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, महामहिम, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मंत्री किन और उनके बड़े बेटे द्वारा शाही दरबार के प्रति वर्षों से दिखाई गई वफादारी को ध्यान में रखते हुए मैं औपचारिक प्रोटोकॉल के अनुसार सजा की कार्यवाही नहीं करूंगा। मंत्री किन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर झुकाकर उनका आभार व्यक्त किया। महामहिम, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं कभी भी, जेंग लियांग ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं उसे औपचारिक प्रक्रियाओं से दंडित नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि आपने वादा किया था, आप अपने सबसे छोटे बेटे को राज्य से बाहर भेज देंगे। मैं उसके जैसे निर्लज और घृणित व्यक्ति को राजधानी में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंत्री किन का चेहरा उनकी बातों से उदास हो गया, लेकिन फिर भी यह मृत्युदंड से बेहतर था। जी महाराज, मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। आपकी कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप और आपका बड़ा बेटा शाही दरबार में काम करना जारी रख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में आपका पद रद्द कर दिया जाएगा और आप और आपका बेटा भविष्य में कभी भी उच्च पद पर पदोन्नत नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, आपको वे सभी संपत्तियां और जमीनें भी वापस करनी होंगी जो आपको आपके काम के लिए महामहिम द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थीं। ये सजा आपके और आपके बेटे द्वारा आपके सबसे छोटे बेटे के कुकर्मों के प्रति दिखाई गई अज्ञानता के लिए है। अगर आपने अब तक उसके कृत्यों को नजरअंदाज न किया होता और झूठ से उसके अपराधों को छुपाने की कोशिश न की होती तो ये स्थिति कभी उत्पन्न ही न होती, जेंग लियांग ने घोषणा की, जिससे मंत्री किन की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री किन अपने सबसे छोटे बेटे के कार्यों पर गहरा अफसोस और निराशा महसूस कर रहे थे।
उन्होंने कभी उससे बहुत उम्मीदें रखी थी, उन्हें विश्वास था कि वह उनके परिवार के लिए सम्मान और गौरव लाएगा। लेकिन किन चेंग के व्यवहार ने केवल शर्म और बदनामी ही लाई और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके बेटे के कार्यों और उन कार्यों के परिणामों का बोझ उनके दिल पर बहुत भारी था। झेंग लियांग ने मंत्री किन के पराजित भाव को देखकर पूछा, मंत्री किन, क्या आपको मेरा फैसला अनुचित लगता है? क्या आप चाहेंगे कि हम आधिकारिक प्रोटोकॉल पर वापस लौटें? स्वयं को संभालते हुए मंत्री किन ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं आपके आदेश को पुनर्तः स्वीकार करता हूं। किन चेंग को सजा सुनाए जाने के बाद शाही दरबार में तनावपूर्ण माहौल छा गया। कार्यवाही की गंभीरता और महामहिम तथा मंत्री किन, जो बेहोश होने की कगार पर थे, पर पड़ रहे स्पष्ट तनाव को देखते हुए दरबार को उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। किन चेंग के कृत्यों से उत्पन्न अत्यधिक क्रोध और भावनात्मक उथल पुथल के कारण महाराज ने महसूस किया कि इस स्थिति में अन्य मामलों पर निर्णय देना अनुचित होगा और वे अपने सभी निर्णयों में निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करना चाहते थे। अंडरस्को किन परिवार। किन चेंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका घायल हाथ पट्टी और प्लास्टर में लिपटा हुआ था, जबकि उसके चेहरे पर चिकित्सक द्वारा उसकी चोटों के जल्दी ठीक होने के लिए लगाए गए मलहम के निशान थे। तुम हरामखोरों, तुमने मुझे कल वहां अकेला कैसे छोड़ दिया? किन चेंग गुस्से से उबल रहे अपने दोस्तों पर चिल्लाया। उसके दोस्तों ने सिर झुका लिया और उनमें से एक ने जवाब दिया, हम क्या कर सकते थे? एक विशालकाय डरावना आदमी हमारे सामने खड़ा था। चिंता मत करो, एक और दोस्त ने कहा, हमने तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दिया है। मुझे यकीन है कि वह उस आदमी को कड़ी सजा देंगे और तुम्हारी तरफ से बदला लेंगे। दूसरे दोस्त ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तो तुम उस औरत का इस्तेमाल उस आदमी को बख्शने के लिए कर सकते हो। वह सिर्फ एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। किन चेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसकी आंखों में वासना और लालसा भरी हुई थी। तुम सही कह रहे हो, ये सब उस औरत की वजह से है। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने इस बार किसका अपमान किया है। मैं उसे अपने बिस्तर पर पाने के लिए बेताब हूं, उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उनकी बातचीत जारी रहने के दौरान अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और मंत्री किन अपने सबसे बड़े बेटे के साथ अंदर दाखिल हुए। हालांकि महल के लिए रवाना होते समय उनके चेहरों पर जो क्रोध और दृढ़ संकल्प झलक रहा था, उसकी जगह अब उदासी और हार की एक अजीब सी भावना ने ले ली थी। पिताजी, क्या आपको पता चला कि मुझे पीटने वाला वह कमीना कौन था? मैं आपसे कह रहा हूं, उसे बख्शना मत, किन चेंग ने जोर देकर कहा। इस बार मैं सिर्फ उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करके संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे वो लड़की हर हाल में अपने बिस्तर पर चाहिए। तारांकन थप्पड़। पिताजी, क्या आपको पता चला कि मुझे पीटने वाला वह कमीना कौन था? मैं आपसे कह रहा हूं, उसे बख्शना मत, किन चेंग ने जोर देकर कहा। उसने किन परिवार के युवा स्वामी पर हमला करने की हिम्मत की। वह खुद को क्या समझता है? पिताजी, उसने न केवल मुझे बल्कि पूरे किन परिवार को अपमानित किया है। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। इस बार मैं सिर्फ उस आदमी की जिंदगी बर्बाद करके संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे वह लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए। जब तक वह मुझे मिल नहीं जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तारांकन थप्पड़। किन चेंग उस समय स्तब्ध रह गया जब उसके पिता ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसे इससे पहले कभी उसके पिता ने थप्पड़ नहीं मारा था, यहाँ तक कि जब वह छोटा था तब भी नहीं। उसके दोस्त भी इस घटनाक्रम से चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री किन अपने बेटे की हालत के बारे में पूछताछ करेंगे, उसे प्यार से दुलारेंगे और शायद हमेशा की तरह उसे उसकी पसंदीदा महंगी शराब पिलाकर लाड़ प्यार करेंगे। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चिंता जताने के बजाय मंत्री किन ऐसा कृत्य करेंगे। किन चेंग सदमे और पीड़ा से भरा हुआ था और उसने विरोध करते हुए कहा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इस तरह का बर्ताव सहना पड़ रहा है? मैं घायल हूँ, भगवान के लिए आप एक घायल व्यक्ति को इस तरह कैसे पीट सकते हैं? उसे बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंत्री किन ने दांत पीसते हुए किन चेंग को लगातार थप्पड़ मारे, इतनी बार कि उनका हाथ दर्द से लाल हो गया। उनके बड़े बेटे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री किन अपना आपा नहीं खो सके। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? किन चेंग, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? इतना लाड़ प्यार करने के बाद तुम मेरे दुश्मन से भी बदतर कैसे बन गए? सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी तुम में अपने निकम्मे दोस्तों के साथ शिकायत करने और बकवास करने की हिम्मत है। उसने किन चेंग को फटकारा, उसकी आवाज़ गुस्से और निराशा से भरी हुई थी। किन चेंग के दोस्त का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अपने पिता की बात सुनकर उन्होंने अजीब तरह से गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जी हाँ, किन चेंग, अपना ख्याल रखना, हम फिर आएंगे, दूसरे दोस्त ने कहा और उसके जाने से पहले ही मंत्री किन चिल्ला उठे, तुम दोनों को अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन चेंग यहाँ नहीं होंगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ मत आना। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किन चेंग के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे जब उसके पिता ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। किन चेंग के दोस्तों के चले जाने के बाद मंत्री किन ने अपने बेटे की ओर मुड़कर व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम पूछते हो कि तुमने क्या गलत किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एक महिला को छेड़ने के कारण तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हुई थी? काश आपने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो मैं इस मामले को राज दरबार में नहीं ले जाता और इनमें से कुछ भी नहीं होता। राज दरबार में पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करके मंत्री किन की आवाज़ कांप उठी। उसके मूर्ख पुत्र के कारण उसका और उसके बड़े पुत्र का जीवन बर्बाद हो गया। किन चेंग ने दांत पीसते हुए अपना दूसरा हाथ अपने लाल झुलसे हुए गाल पर रखा, जहां उसके पिता ने उसे इतना थप्पड़ मारा था कि वह चोटिल हो गया था और उसके होठों के कोने से खून टपक रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही मैंने एक औरत से छेड़छाड़ की हो, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि उस दुस्साहसी आदमी ने मुझे पीटा और मेरा हाथ भी तोड़ दिया।
उसे दंडित करने और उसे जवाबदेह ठहराने के बजाय तुम मुझे मार रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरी माँ मेरा साथ देने के लिए नहीं है? किनचेंग गुस्से और दर्द में चिल्लाया। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारकर निशाना बनाया है और उसका बड़ा भाई, जिसे उसका साथ देना चाहिए था, चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री किन ने अपने बेटे द्वारा भावनात्मक ब्लैकमेल का इस्तेमाल करने पर उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अपनी माँ का नाम अपनी गंदी जबान से मत लो। अगर वह जीवित होती तो उसे भी आज मेरी तरह अपमान सहना पड़ता और वह तुम्हारे जैसे नीच आदमी को जन्म देने पर पछताती। किनचेंग को जन्म देने के बाद पत्नी के देहांत हो जाने के बाद मंत्री किन ने अपने छोटे बेटे पर विशेष ध्यान दिया ताकि उसके जीवन में मां की अनुपस्थिति से उत्पन्न खालीपन को भरा जा सके। उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को सौतेली मां के साथ रहने की कड़वाहट का सामना करना पड़े जो संभवतः उनके पिता को उनसे छीन सकती थी। उनके बड़े बेटे ने कम से कम अपनी मां के साथ कुछ समय बिताया था, लेकिन किनचेंग के साथ ऐसा नहीं था। अपने बेटे के जीवन में खालीपन को भरने के लिए उन्होंने उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी दे रखी थी, बशर्ते वह खुश रहे। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका प्यार और दुलार उसके जीवन में इतने भयानक दिन का कारण बनेगा। मेरी माँ को मुझे जन्म देने का कभी पछतावा नहीं होता। भला क्यों होता? पिताजी, बेवजह गुस्सा करना बंद कीजिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उस औरत को मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए क्योंकि उसने इतना घमंड दिखाया जबकि मैंने उसे चुनकर उस पर एहसान किया था, और उस आदमी को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। अगर आप मुझे न्याय नहीं दिला सकते तो इस कमरे से बाहर चले जाइए। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। किनचेंग चिल्लाया। हाथों पर लगे प्लास्टर से जूझते हुए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भले ही वह इस जगह से जाना चाहता, अपनी कमजोर हालत और उस आदमी द्वारा पहुंचाई गई चोटों के दर्द के कारण वह जा नहीं सकता था। मंत्री किन का सबसे बड़ा बेटा, जो अब तक चुप था, अपने छोटे भाई को पिता के प्रति इतना अनादर करते देख सहन नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और किनचेंग को एक बार फिर थप्पड़ मारा। किनचेंग, अपनी जबान संभालो। सबकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हो? भाई, तुम भी। किनचेंग का दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसका भाई पिता का साथ दे रहा है और उसका समर्थन करने के बजाय उसे थप्पड़ मार रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार में सब उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं था जब वह किसी औरत की वजह से मुसीबत में पड़ा था, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। तो अब क्यों? किनचेंग के भाई ने ताना मारते हुए कहा, तुमने क्या गलत किया? क्या तुम्हें वह लड़की याद है जिसके साथ तुमने कल रात छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और जिसे तुम अपने बिस्तर पर चाहते थे? वह लड़की कोई और नहीं बल्कि युवराज की पत्नी थी, और जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया वह कोई और नहीं बल्कि साम्राज्य का युवराज था। क्या? ये सुनकर किनचेंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने अपने भाई की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब उसके प्रति क्रोध और उदासीनता झलक रही थी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हार और शर्मिंदगी का भाव था। ये संभव नहीं हो सकता। वह महिला युवराज की पत्नी नहीं हो सकती। ये सच नहीं हो सकता। वह महिला युवराजंडा को नहीं देख पा रही थी। युवराजंडा उस तरह से स्थानीय बाजार में क्यों होंगी? उनके कपड़े भी किसी युवती के थे, वरना मैं किसी विवाहित महिला को, वह भी भीड़ भरे बाजार में, यूं ही छेड़ने की कोशिश क्यों करता? किनचेंग ने अपना सिर हिलाया, यह मानने से इनकार करते हुए कि जिस महिला से उसकी मुलाकात हुई थी वह युवराजंडा हो सकती है। ये सच है। वे भेस बदलकर वसंत उत्सव में शामिल हुए थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि आप आवेग में आकर ऐसा करेंगे और महाराज के साथ मुसीबत मोल लेंगे। काश आपने हमें सच बताया होता तो हम इस शिकायत के साथ राज दरबार में नहीं जाते और इनमें से कुछ भी नहीं होता, उनके भाई ने समझाया। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के हमसे सच छिपाने की वजह से महाराज ने इसे सबके सामने जाहिर कर दिया। तुम्हें फांसी से बचाने के लिए पिताजी और मुझे सबके सामने घुटने टेकने पड़े। फिर भी तुम कहते हो कि हमने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। उसके भाई ने चिल्लाते हुए किनचेंग के कार्यों की सच्चाई को सामने ला दिया। पिताजी, अपने पिता की आंखों में दर्द देखकर किनचेंग की आंखों में आंसू भर आए। भाई, मैं क्या करूं? क्या मुझे फांसी दी जाएगी? क्या मुझे उनके सामने घुटने टेकने चाहिए? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या वे मुझे बख्श देंगे? वह हताशा में अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए रोया। वह मरने के लिए बहुत छोटा था और फांसी का सामना करने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। उसके भाई ने अपना हाथ झटक कर अलग कर लिया और नजरें मिलाने से बचते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया। किनचेंग, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार सबके सामने हंसी का पात्र बन गया है। पिताजी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है और न तो उन्हें और न ही मुझे भविष्य में पदोन्नति की कोई उम्मीद है। इतना ही नहीं, हमारी सारी संपत्ति और यहाँ तक कि यह घर भी, जो हमें महाराज द्वारा पुरस्कार के रूप में दिया गया था, वापस कर दिया जाएगा। किन परिवार का नाम और यश अब धूल में मिल चुकी एक गौरवशाली स्मृति मात्र रह गई है, उन्होंने गहरी आह भरते हुए कहा। ये घर, फिर हम कहाँ रहेंगे? किनचेंग ने पूछा। उसकी आंखों में उलझन और हताशा भरी हुई थी। पिताजी और मैं फिलहाल महल के मजदूर आवास में रहेंगे, कम से कम तब तक जब तक हम एक छोटा सा घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर लेते। आपकी वजह से हमारी सारी बचत जुर्माने चुकाने में खर्च हो जाएगी, उसके भाई ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया। किनचेंग ने भौहें चढ़ाकर विनती की, तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? क्या महल के कमरे महल में काम करने वालों के लिए नहीं होते? तुम कल इस साम्राज्य को छोड़कर जाओगे। तुम्हें दूसरे राज्य में निर्वासित कर दिया गया है। हमारी वर्षों की सेवा को देखते हुए महाराज ने तुम्हारी मृत्युदंड के बदले तुम्हें निर्वासित करने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिताजी और मुझे तुम्हारे जैसे अज्ञानी बच्चे के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। किनचेंग, आशा है अब तुम समझ गए होगे कि पिताजी और मैं तुमसे कितना प्यार करते थे। क्या? भाई, मुझे बताओ कि यह झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किनचेंग चिल्लाया और बेकाबू होकर रोने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी लापरवाही के कारण उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया है।
मंत्री किन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली और अपने बड़े बेटे के साथ कमरे से बाहर चले गए। किन चेंग को रोते हुए और धीरे धीरे अपने किए की गंभीरता को समझते हुए वहीं छोड़ दिया। उसे अपने द्वारा किए गए अपराध की भयावहता और उसके परिवार पर पड़ने वाले परिणामों को पूरी तरह से समझना था। अंडरस्को शाही दरबार में उथल पुथल भरे सुबह के सत्र के बाद जेंग लियांग महामहिम के निजी कक्षों में गए। वहां उन्होंने सुबह की कार्यवाही पर आगे चर्चा की और किनचेंग के निर्वासन और मंत्री किन और उनके सबसे बड़े बेटे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। जब तक जेंग लियांग ड्रैगन पवेलियन लौटा तब तक दोपहर हो चुकी थी। अपने कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि यांग निंग खिड़की के पास खड़ी है, मानो विचारों में खोई हुई हो। चिंता और स्नेह के मिले जुले भाव से उसके पास पहुंचते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इतनी मग्न थी कि तुमने मुझे अंदर आते हुए देखा ही नहीं। यांग निंग उसके आलिंगन से थोड़ी सी हिली, फिर शांत हो गई और मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। उसने अपने चारों ओर लिपटे उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, मैं बस उस औरत के बारे में सोच रही थी। जेंग लियांग का चेहरा गंभीर हो गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इतने अस्थिर व्यक्ति के बारे में ज्यादा मत सोचो? उन्होंने आगे कहा, गुलेन ने मुझे बताया कि वह एक पागल औरत है जिसे उसके अनियमित व्यवहार के कारण उसके परिवार ने छोड़ दिया है। यह महज एक दुर्भाग्य था कि हमारा उससे आमना सामना हो गया। यांग निंग ने अपने होंठ सिकुड़े और कुछ क्षणों के विराम के बाद बोली, जेंग लियांग। वह उसकी ओर मुड़ी और पूछा, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? जेंग लियांग ने उसकी गंभीरता को भांपते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक एहसान, मेरी पत्नी होने के नाते आपको पूछने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं और मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वह मुस्कुराया और अपने अंगूठे से धीरे से उसके गाल को सहलाया। यांग निंग की आंखों में चमक आ गई और उसने जवाब दिया, तो फिर क्या आप मेरे लिए उस महिला से मिलने का इंतजाम कर सकते हैं? मुझे उससे मिलना है। जेंग लियांग के इस दावे के बावजूद कि वह महिला पागल थी और उसके शब्दों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं था, यांग निंग का संदेह दूर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि उस महिला को अपने पिछले जन्म का ज्ञान था और उसकी रहस्यमयी चेतावनी ने यांग निंग के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वह इस रहस्य के पीछे छिपे सच को जानने के लिए उत्सुक थी। जेंग लियांग ने भौहें चढ़ाईं। पहले तो वह यांग निंग के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसका हाथ पकड़कर उससे विनती की तो वह उसकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति के आगे झुक नहीं सका। एक गहरी सांस लेते हुए वह मान गया और बोला, ठीक है, मैं गुलेन से कहूंगा कि वह जेल से रिहा होने से पहले आप दोनों की मुलाकात करवा दे, लेकिन कृपया इससे आपके मन या स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। यांग निंग को परेशान करने के आरोप में उस महिला को 2 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि चूंकि यांग निंग को नुकसान पहुंचाने के उसके इरादे का कोई सबूत नहीं था और उसकी छवि एक घुमक्कड़ और मानसिक रूप से अस्थिर महिला की थी, इसलिए जेंग लियांग ने उसे रिहा करने की योजना बनाई। चूंकि यांग निंग उससे मिलना चाहता था, इसलिए उसने गुलेन से उसे जेल से रिहा करने से पहले दोनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए कहने की योजना बनाई थी। यांग निंग का चेहरा कृतज्ञता से चमक उठा और उसने झुककर उसके गाल पर एक चुंबन दिया और कहा, धन्यवाद, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेंग लियांग मुस्कुराए और धीरे से उसका गाल चुटकी भरते हुए बोली, अब तुम मुस्कुरा रही हो। उस औरत की वजह से तुम्हें इतना तनाव में देखकर मुझे सच में तुम्हारी चिंता हो रही थी। कृपया किसी को भी अपने मूड पर असर मत डालने देना। मैं तुम्हें इतना तनाव में नहीं देख सकती। यांग निंग मुस्कुराए और बोली, अरे वाह, तुम्हें मेरी चिंता थी। मैंने शियाओवेई से सुना कि तुमने मंत्री किन और उनके बड़े बेटे को पदावनत कर दिया है और उस बदमाश को देश निकाला दे दिया है। क्या तुम उन पर कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर रही हो? जेंग लियांग ने नाक सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है पिताजी ने मुझे पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं उनके प्रति बहुत नरमी बरत रहा था और मुझे उस आदमी और उसके पूरे परिवार को मौत की सजा दे देनी चाहिए थी। यांग निंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। सच में? क्या ये कुछ ज्यादा ही नाटकीय नहीं है? यह इतना गंभीर नहीं था। जेंग लियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपका अपमान करना, विशेषकर इस तरह से, एक गंभीर अपराध माना जाता है जो मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर है। मैंने उसे केवल निर्वासित किया है, उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। यांग निंग ने आह भरी और सिर हिलाया। वह जेंग लियांग और महाराज के साथ अपने अच्छे संबंधों के लिए आभारी थी। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि अन्यथा उसके साथ क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह के सत्र के लिए शाही दरबार जाने से पहले जेंग लियांग ने गुलेन को पागल महिला और यांग निंग के बीच एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिया। जब जेंग लियांग शाही दरबार के सत्र के लिए बाहर थे तब यांग निंग गुलेन के पीछे पीछे महल के पिछले हिस्से में स्थित भूमिगत तहखाने में चले गए। ये कारागार महल के मुख्य परिसर से काफी दूर स्थित था और यांग निंग को वहां तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ा। वह पहली बार ऐसी जगह पर आई थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि महल की सीमा के भीतर ऐसी कोई जगह भी मौजूद है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह महल के भीतर ही एक छिपी हुई दुनिया हो। कालकोठरी मानो दिन के उजाले से बिल्कुल अलग एक दुनिया थी, जिसके धुंधले कोनों में कुछ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी ही गूंज रही थी। बाहर सुबह का सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन यहाँ घना अंधेरा छाया हुआ था। भूमिगत जेल की नम मैली दीवारों में जगह जगह छोटी छोटी जेब के आकार की खिड़कियां बनी हुई थीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य कैदियों को दम घुटने से बचाना प्रतीत होता था। लेकिन उनकी सीमित वेंटिलेशन से सड़े हुए भोजन के साथ मिश्रित रक्त की दुर्गंध को दूर करने में कोई खास मदद नहीं मिलती थी। यांग निंग सावधानी से उस इलाके में आगे बढ़ रही थी। उसने अपने कपड़े गंदे होने से बचाने के लिए ऊपर उठाए और नाक ढक ली, क्योंकि वह दुर्गंध सहन नहीं कर पा रही थी। हालात न केवल घृणित थे बल्कि अमानवीय भी थे, जो घोर निराशा और पीड़ा की खाई को दर्शाते थे। गुलेन यांग निंग को जेल के अंदरूनी हिस्से में नहीं ले गया, क्योंकि उसके लिए वह दृश्य देखना अनुचित होता। इसके बजाय वह उसे एक छोटे से कमरे में ले गया, जहां एक मेज पर एक दीपक रखा था और कुछ दस्तावेज करीने से रखे हुए थे।
ये कमरा भूमिगत जेल कोठरियों की देखरेख करने वाले कमांडर का था। उन्होंने यांग निंग को मेज के पीछे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और आदरपूर्वक कहा, महामहिम कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं किसी को उस महिला को लाने की व्यवस्था करता हूँ। आपको उससे बात करने के लिए आधा घंटा मिलेगा, लेकिन यदि किसी भी समय आपको खतरा या असुरक्षित महसूस हो तो हमारे रक्षक तुरंत कमरे में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गु लैन ने यांग निंग को आगे निर्देश दिए, अगर आपको कभी भी खतरा महसूस हो तो बस एक बार चिल्लाएं और गार्ड तुरंत कार्रवाई करेंगे। यांग निंग ने सिर हिलाया, उसे ऐसी सावधानियों की जरूरत समझ आ रही थी। उस महिला का अप्रत्याशित और अनियमित व्यवहार वाकई चिंता का विषय था। उसने अपने डर को काबू में रखा, उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर जेंग लियांग को लगता कि यह बहुत खतरनाक है तो वह उसे उस महिला से मिलने नहीं देता। कुछ देर इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से वह महिला दिखाई दी, जिसकी हालत यांग निंग के आखिरी बार देखने से भी कहीं ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और शरीर पर गहरे घाव थे, जिससे उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। दो रक्षकों ने यांग निंग की उपस्थिति को पहचानते हुए आदरपूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया और उन्हें जबरदस्ती अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर किया। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, बैठे रहो और महारानी के प्रश्नों का उत्तर दो। किसी भी प्रकार का संदिग्ध कार्य करने का प्रयास न करो, अन्यथा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर वे कमरे से चले गए और यांग निंग और उस महिला को अकेला छोड़ दिया। गार्ड जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यांग निंग ने बीच में दखल देते हुए कहा, रुको, कृपया उसे जमीन पर मत छोड़ो, उसे कुर्सी पर बैठने में मदद करो। यांग निंग के अनुरोध पर गार्ड पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वे इस तरह के कदम की उपयुक्तता को लेकर स्पष्ट रूप से अनिश्चित थे। हालांकि यांग निंग ने अपनी करुणा दिखाते हुए जोर दिया और उन्हें आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, बस उसे कुर्सी पर बिठा दीजिए, अगर कुछ होता है तो मैं मदद के लिए बुला लूंगी। एक संक्षिप्त नजर मिलाने के बाद गार्डों ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और घायल महिला को यांग निंग के सामने वाली कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बैठते ही गार्ड कमरे से बाहर चले गए और दोनों महिलाओं को उस छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला छोड़ दिया। दोनों गार्डों के कमरे से चले जाने के बाद यांग निंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, कमरे में घुटन और सन्नाटे का एहसास करते हुए। उसने मेज पर रखे दीपक को घूरती हुई महिला को देखा और हिचकिचाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ आपकी खैरियत पूछने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कुछ सवाल पूछने और उनके जवाब पाने आई हूँ। उस महिला ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए अपना सिर उठाकर यांग निंग की ओर देखा। उसका रूप रंग तो एक जैसा ही था, लेकिन यांग निंग के शालीन और आकर्षक व्यवहार के विपरीत उसमें एक उदासीन और बेपरवाह भाव झलक रहा था, जो उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। यांग निंग ने उस महिला को अपनी ओर घूरते देख भौहें चढ़ा लीं और सावधानी से पूछा, उस दिन आपने कहा था कि मैं भाग्य नहीं बदल सकती, जो होना तय है वही होगा। आपका क्या मतलब था? क्या आप मेरे बारे में कुछ जानती हैं? वह सोच रही थी कि क्या वह महिला सचमुच पागल है या उसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो काम आ सकती है। महिला को चुप देखकर यांग निंग का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रखे, आगे झुकी और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, क्या आप यांग निंग के बारे में या उसके अंत के बारे में कुछ जानती हैं? उसने सावधानी से पूछा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि महिला उसकी बात समझ पाएगी। क्योंकि अगर वह अचानक किसी अजनबी से अपने अंत के बारे में बात करने लगे और दावा करे कि यह एक काल्पनिक दुनिया है और वह यांग निंग नहीं बल्कि कोई और है, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? हालांकि उस महिला की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उसके बारे में कुछ जानती हो। यांग निंग के चेहरे पर दिख रही निराशा के विपरीत यांग निंग की बातें सुनकर उस महिला के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। इसलिए उसका संदेह सही था, यह महिला यांग निंग नहीं थी। कुछ क्षणों की घुटन भरी चुप्पी के बाद महिला ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर व्यंग्य भरी निगाहों से यांग निंग की ओर देखा और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच था। तो तुम यांग निंग नहीं हो? उसकी बातें सुनकर यांग निंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। यह महिला जानती थी कि वह यांग निंग नहीं है, इसलिए उसकी बातें पूरी तरह झूठ नहीं थीं। कैसे? आपको ये कैसे पता चला? आप कौन हैं? मुझे बताए, आप कौन हैं और आपको ये सब कैसे पता चला? आपने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकती? हैं? उसने हताशा भरी आंखों से पूछा, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरा क्या होगा? क्या मैं वापस जा सकती हूँ? हैं? मुझे बताओ, धिक्कार है। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए उस पर चिल्लाया। एक अलग दुनिया में रहना आसान नहीं था, इस नई जिंदगी में ढलना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा। झेंग लियांग के प्यार और सहारे से उसे आखिरकार यह जगह पसंद आने लगी और वह यहाँ के दिनों का आनंद लेने लगी। हालांकि ये सोच कि वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकती और अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता नहीं जानती, उसे पागल कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस महिला को क्या पता है और कैसे पता चला। इससे कम उसे कुछ सुराग तो मिल ही सकता था। बाहर तैनात पहरेदार शोर सुनकर तुरंत कमरे में घुस आए। महाराज, क्या सब ठीक है? यांग निंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, मुझे माफ करना, सब ठीक है, आप दोनों बाहर जा सकते हैं। जब मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगी। गार्डों ने यांग निंग को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और कुर्सी पर बैठी उस महिला की ओर देखा, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और कमरे से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने से पहले उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा। पहरेदारों के कमरे से चले जाने के बाद एक बार फिर असहज सन्नाटा छा गया। यांग निंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसके भीतर भावनाएं उमड़ रही थीं और वह अपने सामने खड़ी महिला को घूर रही थी। इससे पहले कि यांग निंग उस महिला को बोलने के लिए कुछ शब्द ढूंढ पाती, महिला ने बोलना शुरू कर दिया, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं या यहाँ मरने के बाद आपका क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, आप उपन्यास का अंत नहीं बदल सकते। यांग निंग की आंखें उसकी बातों पर चौड़ी हो गईं, तो तुम्हें उपन्यास के बारे में पता है? कैसे? तुम्हें ये सब कैसे पता है जबकि इसके बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं है?
उस महिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इसे मैंने ही लिखा है। शीर्षक, इसे मैंने ही लिखा है, क्योंकि इसे मैंने ही लिखा है। ये सुनकर यांग निंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मेज पर रखे उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि वह उस महिला के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है, उसने सोचा। उसका दिमाग इस खुलासे के निहितार्थों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये जानकर यांग निंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई कि उसके सामने खड़ी महिला वही है जिसने उस उपन्यास की लेखिका होने का दावा किया था, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। उसे जवाबों की उम्मीद थी, लेकिन ये खुलासा उसकी कल्पना से भी परे था। यांग निंग उस महिला के इस दावे पर अविश्वास और संदेह व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी कि उसने ही उपन्यास लिखा है। पूरी स्थिति एक अवास्तविक, काल्पनिक दुष्स्वप्न जैसी लग रही थी जो तर्क और बुद्धि के सभी पहलुओं को धता बता रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने इसे लिखा है? यांग निंग ने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता और उलझन से कांप रही थी। तुम फिर से बकवास कर रही हो, है ना? महिला ने संयमित भाव बनाए रखा और शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं सचमुच इस उपन्यास की लेखिका हूँ। यांग निंग ने हैरानी से सिर चकराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे लिखकर भी काल्पनिक दुनिया में कैसे रह सकते हैं? ये तो सरासर बेतुकी बात है। यह स्थिति इतनी बेतुकी और अविश्वसनीय थी कि यांग निंग का सिर इसकी जटिलता के कारण फटने वाला था। यांग निंग के अचंभित चेहरे को देखकर महिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। धूल से सनी अपनी त्वचा पर बंधी मोटी रस्सियों के गहरे लाल निशानों को देखते हुए उसने कहा, हाँ, सही है, मैंने ही इसे लिखा था, वह उपन्यास जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। उसका लहजा गंभीर और सच्चा था। उस महिला की बातें सुनकर यांग निंग अपने उफान को रोक नहीं पाए और गुस्से में आकर उसने मेज पर मुट्ठियां पटक दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह इस उलझन भरी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। अगर तुमने ही ये लिखा है तो मुझे बताओ कि आखिर हो क्या रहा है? आखिर हो क्या रहा है? तुमने कहा था कि मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, क्यों? मैं अपना भाग्य क्यों नहीं बदल सकती? उसने चिंता से कांपती आवाज में विनती की। इस अपरिचित दुनिया में फंस जाने के बाद, जहां उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि शायद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके साथ हो रहे इस पागलपन का कुछ स्पष्टीकरण दे सके। वह इस स्थिति को समझने के लिए किसी न किसी तरह का स्पष्टीकरण चाहती थी। वह भली भांति जानती थी कि इस स्थिति को तार्किक रूप से समझने की कोशिश करना व्यर्थ था। पूरा परिदृश्य तर्क से इतना परे था कि यह एक असंभव पहेली जैसा लग रहा था। फिर भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके कारण वह यांग निंग बनी और इस अजनबी महिला से मिली। उसकी सभी समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य होगा। क्या सच्चाई का पता चलने के बाद वह सचमुच घर लौट पाएगी? ये संभावना उसके मन पर गहरा असर डाल रही थी। हालांकि आशा और खुशी की इस झलक के बीच उदासी की एक लहर उसके दिल के कोने में उठ खड़ी हुई थी। अगर उसे सच्चाई का पता चल जाता और वह अपने संसार में वापस लौट पाती तो इसका मतलब होता कि उसे सब कुछ और हर किसी को पीछे छोड़ना पड़ता, जिसमें जेंग लियांग भी शामिल था। उससे बिछड़ने का ख्याल ही असहनीय था। क्या वह सचमुच ऐसा चुनाव कर सकती थी? यांग निंग के सामने बैठी महिला उन दोनों की भावनाओं को समझ रही थी। जब वह इस रहस्यमय वास्तविकता में जागी थी तब उसने भी ऐसी ही उलझन महसूस की थी। स्थिति इतनी अतार्किक थी कि तर्क के सभी पहलुओं को नकार रही थी। अपनी भावनाओं को काबू में करने के बाद यांग निंग ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। उसने अपना ध्यान वापस उस महिला की ओर मोड़ा और सावधानी से बोली, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से इस रहस्य को सुलझाना होगा, ठीक है? गु लैन ने उसे इस महिला से बात करने के लिए केवल आधा घंटा दिया था। उसके बाद पहरेदार उसे ले जाएंगे और राजधानी से बाहर फेंक देंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह महल से बहुत दूर रहे। वह समय सीमा समाप्त होने से पहले इस महिला के बारे में हर संभव जानकारी हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। यांग निंग ने ताली बजाई और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं आपके इस दावे पर विश्वास करती हूँ कि आपने ही उपन्यास लिखा है। आपने कहा था कि आप मुझे नहीं जानती और न ही आप मेरे मूल स्थान से हैं, है ना? तो आप बिल्कुल सही हैं, मैं यांग निंग नहीं हूँ। वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर बोली, मेरा असली नाम फॉन्गली है। मैं एक ऐसी दुनिया और समरेखा से आई हूँ जो इससे बिल्कुल अलग है। मेरी दुनिया में मैं एक तीरंदाजी खिलाड़ी थी और मेरे तीरंदाजी कौशल शीर्ष स्तर के थे, इस दुनिया के सर्वोच्च श्रेणी के शूरवीरों के बराबर। आदत के चलते उसने अपने तीरंदाजी कौशल के बारे में शेखी बघारी और अपने तीरंदाजी कौशल की महारत की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी दुनिया का वर्णन करते हुए आगे कहा, जिस दुनिया से मैं आती हूँ वहाँ महिलाएं जो चाहें पहन सकती हैं, पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं और अपने जीवन साथी को खुद चुन सकती हैं। वहाँ न महल है, न गुलामी है और न ही कोई राजा है। यांग निंग कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई, छत की ओर देखने लगी मानो वह इस दुनिया में आने से पहले घटी घटनाओं को याद कर रही हो, और आगे बोली, हालांकि एक उदास दिन जब मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं थी और मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे इतनी कठोर सजा मिल रही है, तभी मुझे नदी किनारे अनंत काल तक साथ शीर्षक वाला एक उपन्यास मिला। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और अपने छात्रावास के कमरे में सो गया। जब मैं जागी तो मैं यांग निंग के शरीर में फंसी हुई थी, जिसे तेज बुखार था और युवराज से शादी करने में सिर्फ 3 महीने बचे थे। ये घटना महाराज के 25वें जन्मदिन के भोज से ठीक एक दिन पहले घटी थी। यही मेरी कहानी है, यांग निंग ने दृढ़ निश्चय के साथ उस महिला की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने अपना रहस्य बता दिया है और मैंने अपने बारे में भी बता दिया है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। वह और करीब झुकी, उसकी आंखें जवाब तलाश रही थीं और उसने उस महिला से पूछा, अब तुम्हारी बारी है। तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? अगर तुमने सच में उपन्यास लिखा है तो तुम इसके अंदर क्यों फंसी हुई हो? यांग निंग ने अपनी आवाज में अत्यावश्यकता और आशा भरते हुए उस महिला से विनती की, कृपया मुझे ये भी बताएं कि मैं इस दुनिया में कैसे आ गई, या क्या मेरे लिए अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता है?
यांग निंग की आंखों में दिख रही हताशा को देखकर उस महिला ने एक पल रुककर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आंखें खोलते ही उसने यांग निंग से नजरें मिलाईं और कहा, मैंने अनंत काल साथ नाम का उपन्यास लिखा है, लेकिन तुम्हारे विपरीत जो दूसरी दुनिया से आए हो, मैं इसी दुनिया से हूँ। इस दुनिया से संबंध रखने का क्या मतलब है? यांग निंग ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। उसने सोचा था कि यह महिला शायद उसी दुनिया से आई है जिससे वह आई है और उसके लिखे उपन्यास में फंसी हुई है, लेकिन इस दुनिया से संबंध रखने की बात कहकर उसका क्या मतलब है? उस महिला ने यांग निंग की निगाहों में देखा, उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। एक मीठी कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहना शुरू किया, आप मुझे अब सड़कों पर भटकती बेतरतीब ढंग से भिखारी की तरह देखते हैं। मेरी इस हालत के कारण कई लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन पागल और बदहाल औरत जैसे अपमानजनक नामों से परे मेरा एक और नाम है, ली हुआ। एक समय था, उसने कोमल यादों से भरी आवाज में कहा, जब मैं शाही महल में गरिमा के साथ चलती थी और लगन से काम करती थी। मैं झेंग साम्राज्य की महारानी यांग निंग के निवास पर दरबारी महिला के रूप में सेवा करती थी। एक समय था जब मैं शाही महल में गरिमा के साथ चलती थी और लगन से काम करती थी। मैंने झेंग साम्राज्य की महारानी यांग निंग के निवास पर दरबारी महिला के रूप में सेवा की। लीहुआ ने याद करते हुए कहा, अतीत के बोझ से उसकी आवाज कांप रही थी, वे यादें आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। क्या आप महारानी यांग निंग के निवास पर दरबारी महिला के रूप में सेवा करती थीं? यांग निंग ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। क्या वह उपन्यास की लेखिका नहीं थी? भला वह शाही महल में दरबारी महिला के रूप में कैसे सेवा कर सकती थी? उन्होंने सोचा, इससे भी बढ़कर वह महिला महामहिम को विष देने के आरोप में निर्वासित पूर्व महारानी यांग लिंगशिन को नहीं, बल्कि यांग निंग को संबोधित कर रही थी। हालांकि वर्तमान में सम्राट जीवित हैं और जेंग लियांग सिंहासन पर नहीं बैठी हैं, वह अभी भी युवराज की पत्नी हैं। यांग निंग के दिमाग में विचारों का प्रवाह तेजी से चलने लगा और चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। क्या आप ये कहना चाह रही हैं, उसने अपनी आंखों में थोड़ी सी समझदारी के साथ पूछा, कि आप उस उपन्यास की दुनिया में एक दरबारी महिला थी जहां यांग निंग महारानी थी? उस महिला ने कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया। यांग निंग आश्चर्य से अपना हाथ अपने मुंह पर रख बैठी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो काल्पनिक दुनिया से संबंधित होने के बावजूद उसकी घटनाओं की यादें संजोए हुए हो। यह अविश्वसनीय था। उस महिला ने अफसोस और अपराधबोध से भरी एक आह भरी और आगे कहा, बात स्पष्ट करने के लिए, मैंने राजमहल में काम करना तब शुरू किया जब महाराज का 25वां भोज आयोजित हुआ था। राजमहल में नौकरानी के रूप में वह मेरा पहला दिन था और तब से मैंने नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में यांग परिवार की सबसे बड़ी महिला के युवराज से विवाह के समय दरबारी महिला के रूप में सेवा की। राजकुमारी और बाद में महारानी बनने के बाद भी मैंने उनकी सेवा करना जारी रखा। ये सुनकर यांग निंग अवाक रह गई। उसने भौहें चढ़ाकर सावधानी से पूछा, तो आप कह रहे हैं कि आपने उन लोगों के बारे में एक उपन्यास लिखा है जिनकी आप सेवा कर रहे थे? लीहुआ ने अपने अपराध के लिए अपराधबोध महसूस करते हुए अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। यांग निंग को पहले से ही कुछ संदेह था, लेकिन लिनहुआ के हाव भाव देखकर यह पुष्टि हो गई कि यह केवल एक काल्पनिक दुनिया नहीं थी, बल्कि एक अलग दुनिया, एक अलग समयरेखा में वास्तविक लोगों वाली दुनिया थी। क्योंकि यह उपन्यास महज एक काल्पनिक रचना नहीं था, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित था। क्या यह उपन्यास की दुनिया है या कोई समानांतर दुनिया जिसके बारे में उसने सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों में पढ़ा था? उसने सोचा, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले वह सचमुच उपन्यास पढ़ रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई समानांतर दुनिया है या उपन्यास की दुनिया, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, दोनों के बीच साझा कारक उपन्यास ही था। लिनहुआ अपने हाथों में बंधी रस्सी से खेलते हुए बोली, मैं कभी महल में काम नहीं करना चाहती थी, मैं अपने भाई की तरह पढ़ना चाहती थी। मुझे कहानियां लिखना हमेशा से अच्छा लगता था, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को अपनी इच्छाओं का पालन करने से रोका जाता था। शिक्षा केवल पुरुषों के लिए थी, केवल वही पढ़ सकते थे और विद्वतापूर्ण कार्यों में संलग्न हो सकते थे। इसके अलावा उपन्यास लेखन को कभी भी एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। मेरे परिवार ने मुझे मजबूर किया और मेरे छोटे भाइयों की शिक्षा और भविष्य के लिए तथा परिवार का कर्ज चुकाने के लिए मुझे महल में बेच दिया गया और नौकरानी के रूप में काम करने के लिए विवश किया गया। धीरे धीरे मुझे दरबारी महिला के पद तक पदोन्नत किया गया, महिला ने आंखों में उदासी लिए कहा। उपन्यास पढ़ना और लिखना ही मेरे लिए दुनिया में खुशी के एकमात्र स्रोत थे, लेकिन हमें महल में कोई भी उपन्यास लाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए महाराज के अध्ययन कक्ष से कुछ कागज चुराकर मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, एक ऐसा उपन्यास जो राजपरिवार के जीवन का वर्णन करता था, एक ऐसी कहानी जो उनके अनुभवों पर केंद्रित थी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा पूरा उपन्यास लिखने का इरादा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे मेरे सामने जटिल घटनाएं घटित होती गईं, अनायास शुरू हुई कहानी ने एक उपन्यास का रूप ले लिया। इसमें महल की राजनीति, सत्ता संघर्ष और प्रेम की खोज जैसे विषय शामिल होने लगे। एक समय ऐसा भी था जब महारानी की सेवा करने के अलावा मेरा ध्यान उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर अधिक केंद्रित था और मैंने उन्हें एक उपन्यास का रूप दिया। यांग निंग उस महिला के कबूलनामे से दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली हुआ का ये राज उसके दिल में छिपा हुआ था। तो यह महज एक काल्पनिक उपन्यास या प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि किसी के जीवन की घटनाएं थीं। आप कह रही हैं कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी? यांग निंग ने हैरानी से पूछा। लीहुआ ने सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि सब कुछ कैसे हो गया। उसे अब भी किसी के जीवन को उपन्यास में बदलने का अफसोस था। उसने हाओ वेई को, जो उसकी तरह ही एक आम महिला थी और नर्स का काम करती थी, महिला नायिका और युवराज जेंग लियांग को पुरुष नायक के रूप में कल्पना की थी। एक दिलचस्प कहानी के लिए खलनायक का होना आवश्यक था। उनकी प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति महारानी ही थी, जिन्हें उनके पिता ने अपने वश में कर लिया था।
महारानी की सेवा करने वाली होने के नाते लिहुआ महारानी के निवास में घटित घटनाओं और यांग लुयांग द्वारा उन्हें निर्देशित किए जाने के तरीके से भली भांति परिचित थीं। दरबारी महिला होने के नाते लिहुआ ने कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इन घटनाओं को अपने उपन्यास में शामिल करना नहीं भूला, जिससे उनकी कहानी में गहराई और यथार्थता आए और यह पाठकों के लिए अधिक नाटकीय और रोमांचकारी बन गई। हालांकि वह इसे कभी किसी के साथ साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर किसी को उसके उपन्यास के बारे में पता चल जाता तो उसे तुरंत मौत की सजा दे दी जाती। यांग निंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, अगर आपने उपन्यास लिखा भी है तो चीजें इस तरह कैसे हो गईं? मैं यांग निंग कैसे बन गई और आपकी यह हालत क्यों है? लिहुआ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, महामहिम को उनके द्वारा दंडित किए जाने और चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद महारानी के निवास पर सभी नौकरों की जांच की गई और उन्हें दंडित किया गया। उन्हें मेरा उपन्यास भी मिला और उसकी सामग्री पढ़ने के बाद मुझे मृत्युदंड दिया गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने उपन्यास जला दिया। जैसे ही आग की लपटों ने पन्नों को अपनी चपेट में लिया, एक पहरेदार ने अपनी तलवार से मुझ पर वार किया। मुझे लगा कि मैं मर गई, लिहुआ ने कांपती हुई आवाज में कहा। यांग निंग की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसे वे घटनाएं याद आ गईं। मेरे पास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगले ही पल जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं समय में पीछे चली गई थी। यह महाराज के 25वें जन्मदिन के भोज से एक दिन पहले का दिन था, जिस दिन मुझे शाही महल में नौकरानी के रूप में काम पर जाना था। लिहुआ की बात सुनकर यांग निंग ने भौहें चढ़ा लीं और होंठ सिकोड़ लिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, तो तुम समय में पीछे गई थी? जिस समय की तुम बात कर रही हो उसी दिन मैं भी यांग निंग के शरीर में जाग उठी थी। तुम समय में वापस तो आ गई, लेकिन यांग निंग की जगह मैंने ले ली। तो फिर वो कहाँ है? वह हैरान थी और इस स्पष्टीकरण ने उसकी उलझन को और बढ़ा दिया। उसने सोचा था कि इस अजनबी औरत से मिलने से उसके कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन लिहुआ के स्पष्टीकरण ने उसके सवालों की सूची में और भी सवाल जोड़ दिए। लिहुआ ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बाकी किसी बात का पता नहीं है। हालांकि जब मुझे एहसास हुआ कि मैं समय में वापस आ गई हूं, तो मैंने महल में वापस जाने से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं अपने अतीत की तरह नहीं बनना चाहती थी। अपने परिवार से झगड़ने और उनके मेरे प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये का सामना करने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया और मुझे सनकी और पागल करार दिया। इससे मुझे पता चला कि मेरे परिवार को मेरी कितनी परवाह थी। वह कड़वाहट से हंस पड़ी। लिहुआ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ यांग निंग की ओर देखा और कहा, उस समय मुझे लगा कि मैं समय पर वापस आ गई हूँ, लेकिन यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी के अजीब व्यवहार के बारे में सुनकर, जो पहले डरपोक और शांत स्वभाव की थी, अचानक इतनी साहसी हो गई कि उसने महाराज के जन्मदिन के भोज में दूसरे राज्य की राजकुमारी से बहस कर दी। इतना ही नहीं, महामहिम और युवराज राजकुमारी के बीच संबंधों में सुधार की खबर, महामहिम का अब तक निधन हो जाना और युवराज का सिंहासन पर बैठना, ये सब अभी तक नहीं हुआ। इसके बजाय महारानी को उनके अपराधों के लिए निर्वासित कर दंडित किया गया। बीते समय की घटनाएं और उपन्यास की कहानी अलग अलग दिशा में जा रही थी और इस बदलाव का एकमात्र कारण राजकुमारी और उनका बदला हुआ व्यवहार ही प्रतीत हो रहा था। आपकी खबरों और हरकतों पर नजर रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप वही व्यक्ति नहीं रह सकती। भले ही समय में लौटने के बाद कोई व्यक्ति बदल सकता हो, लेकिन राजकुमारी में आया बदलाव स्वीकार करना असंभव था। इसीलिए मुझे शक था कि कुछ बदल गया है। इसीलिए मैंने उस दिन आपसे बात करने की कोशिश की, और जैसा कि उम्मीद थी, आपके हाव भाव देखकर मैं समझ गया कि मेरा अनुमान सही था। आप अब वैसी युवराज राजकुमारी नहीं थी, यांग निंग। लिहुआ की व्याख्या सुनकर यांग निंग ने भौहें सिकोड़ी। ये स्थिति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल थी। उसने सोचा था कि इस महिला के माध्यम से उसे अपनी दुनिया का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने मेज पर रखी रेत घड़ी की ओर देखा, जो संकेत दे रही थी कि समय सीमा समाप्त होने वाली है, और जल्दी से पूछा, अगर आपको यह नहीं पता कि मैं अपनी दुनिया में कैसे लौट सकती हूँ, तो आपने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि मेरी मृत्यु निश्चित है और मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकती? मुझे धमकाकर आप क्या करना चाह रहे थे? क्या आप केवल मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे? लिहुआ ने कुछ क्षणों तक यांग निंग को घूरते हुए गंभीर भाव से कहा, मैं वास्तव में तुम्हें चेतावनी दे रही थी। हो सकता है कि मुझे और कुछ पता ना हो, लेकिन अब तक मैंने जो घटनाएं देखी हैं उनके आधार पर कहूं तो चीजें पहले से अलग तरह से घट रही थीं। हालांकि उपन्यास की महिला नायिका हाओ वेई के महल में प्रवेश करने और उसके नस बनने के बाद, महामहिम के रथ पर हमले, महामहिम के बीमार पड़ने, लगभग मृत्युशैया पर पहुंचने के बाद, मुझे लगता है कि चीजें अलग तरह से घटित हो सकती थी, लेकिन अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य देखें तो सब कुछ अभी भी एक समान दिशा में बढ़ रहा था। इस बात की पूरी संभावना है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चीजें वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप किस दुनिया से आई हैं, लेकिन मैं आपको केवल सावधान रहने की चेतावनी दे सकती हूँ। आप शायद असली महारानी यांग निंग न हो, लेकिन दिखने में बिल्कुल उनके जैसी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रक्षा करें और इतिहास को दोहराने न दें। मैं नहीं चाहती कि इस जीवन में तुम्हारा अंत खलनायिका के रूप में हो और तुम्हें अपनी सुखद नियति मिल जाए। लिहुआ ने यांग निंग की भलाई के लिए अपनी सच्ची चिंता व्यक्त करते हुए कहा। लिहुआ के सच्चे शब्दों को सुनकर यांग निंग के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसके सामने बैठी यह महिला ऐसी थी जिसने महल में काम करने से बचकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः वह सड़कों पर अपनी इस दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, क्या वह सफलतापूर्वक अपनी किस्मत बदल पाएगी और अपनी दुनिया में लौट पाएगी, या इस दुनिया में उसका भी वही दुखद अंत होगा जो महारानी यांग निंग का हुआ था? यांग निंग जब विचारों में डूबी हुई थी, तभी गु लैन ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। गु लैन ने यांग निंग की नम आंखों और कमरे के उदास माहौल को देखकर कहा, महामहिम, समय समाप्त हो गया है। ठीक है,
यांगनिंग अपनी तंद्रा से बाहर निकली और अपने आंसू पोंछे। उसने देखा कि पहरेदार कमरे में दाखिल हुए और उस महिला को अपने साथ ले गए। महिला को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, तभी वह रुकी और यांगनिंग की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मेरी बात याद रखना, अतीत को दोहराने मत देना। यांगनिंग ने उदास होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दोनों महिलाओं के बीच की बातचीत को देखकर गुलैन ने भौहें चढ़ा लीं। उसने देखा कि गार्ड महिला को अपने साथ ले गए, लेकिन यांगनिंग कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, विचारों में डूबी हुई। यांगनिंग को सोच में डूबा देखकर गुलैन की भौहें चिंता से तन गईं। उसे डर था कि कहीं उस महिला ने राजकुमारी को डराया धमका न दिया हो। महाराज, क्या आप ठीक हैं? यांगनिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए आश्वस्त करने वाली मुस्कान देने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, गुलैन। वह उठने लगी और बोली, मुझे वापस अपने कमरे में जाना चाहिए। सुबह की अदालती कार्यवाही जल्द ही समाप्त हो सकती है। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उसके पैर कमजोर पड़ गए और कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा, जिससे वह लड़खड़ा गई। महामहिम, गुलैन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। उनका पीला चेहरा देखकर उसने स्पष्ट चिंता से पूछा, महामहिम, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या मैं आपको कक्ष में ले जाऊं? पिछली बातचीत के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, इसलिए यांगनिंग को गुलैन की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। मेज को सहारा देते हुए उसने मुश्किल से हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। शायद इस कमरे का घुटन भरा माहौल है। उसके शब्दों ने उसकी बेचैनी का असली कारण छिपा दिया, ली हुआ द्वारा किए गए खुलासे। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं चलकर कमरे तक वापस जा सकता हूँ। बस मेरा संतुलन बिगड़ गया, बात अलग है। इससे पहले कि गुलैन और सहायता कर पाती, कमरे का दरवाजा खुल गया और एक परिचित आकृति दिखाई दी। क्या हो रहा है? पब फ्यूचर विज्ञापन। राज दरबार में तनाव चरम पर था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बीते दिन की घटनाएं अब भी काले बादल की तरह हवा में छाई हुई थीं। मंत्री किन और उनके बड़े बेटे को मिली अप्रत्याशित सजा और पदावनति ने दरबार में हलचल मचा दी थी। किसी ने भी स्थिति की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाया था। किन परिवार का पतन दरबार में एक सबक बन गया। उनके उतावले और जल्दबाज सबसे छोटे बेटे की लापरवाह हरकतों के कारण उन्होंने रातों रात अपनी प्रतिष्ठा खो दी। इसने सभी को युवराज की पदवी के महत्व और सम्मान की याद दिला दी। शुरुआत में महाराज और युवराजंतिका के बीच संबंधों में कुछ कमियों की अफवाहें फैल रही थीं। महाराज के स्वास्थ्य लाभ के दौरान वे अलग अलग कमरों में सो रहे थे। जेंग लियांग अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे और उनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, लेकिन युवराजंतिका के भावी उत्तराधिकारी को गर्भ धारण करने की कोई खबर नहीं थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। हालांकि यांगनिंग मंत्री यांग लुयांग की बेटी थी, फिर भी ऐसी अटकलें थीं कि युवराज की नज़रों में उनकी छवि खराब हो गई होगी। हालांकि युवराज की अवहेलना करने पर किन परिवार को भुगतने पड़े परिणामों को देखने के बाद किसी ने भी उनकी स्थिति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें न केवल उनके पति का स्नेह प्राप्त था, बल्कि महाराज का भी, जो एक मामूली से अपराध के लिए पूरे किन परिवार को मृत्युदंड देने को तैयार थे। कुछ मामलों पर चर्चा के बाद, जो मतभेदों की कमी के कारण अपेक्षाकृत जल्दी सुलझ गए थे, कमरे में सन्नाटा छाया रहा। लोग अब भी जेंग लियांग के सामने खुलकर बोलने से डरते थे, जिसने किन चेंग को मृत्युदंड न देकर दया का दिखावा करते हुए पूरे किन परिवार को मृत्युदंड के बराबर सजा दी थी। पूरी अदालती कार्यवाही के दौरान जेंग लियांग का ध्यान बार बार बाहर निकलने के रास्ते की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि यही वह समय था जब यांगनिंग को कलकोठरी में बंद महिला से मिलना था। यांगनिंग को लेकर वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। वह पहले से ही इस मामले को लेकर तनाव में दिख रही थी और उसे डर था कि उनकी बातचीत किस दिशा में जाएगी और उसके बाद यांगनिंग कैसी प्रतिक्रिया देगी। उसे आशंका थी कि कहीं वह महिला कुछ अशुभ न कह दे, जिसे उसकी पत्नी दिल पर ले ले और परेशान हो जाए। तीसरे मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद एक अन्य मंत्री अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। उसी क्षण जेंग लियांग ने हाथ उठाकर घोषणा की, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष मामलों पर हम शाम के सत्र में चर्चा करेंगे। अपना पक्ष रखने के लिए अपनी कुर्सी से उठे मंत्री उस समय अचंभित रह गए जब जेंग लियांग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने असमंजस में युवराज की ओर देखा, ये समझ नहीं पा रहे थे कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई या उन्होंने युवराज को नाराज तो नहीं कर दिया। हालांकि जेंग लियांग ने किसी के सवाल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने सामने रखी फाइल बंद की और सिंहासन से उठ खड़े हुए। जैसे ही जेंग लियांग खड़े हुए, दरबार में उपस्थित सभी लोग अपनी सीटों से उठ गए और सम्मानपूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। उन्होंने 2 पंक्तियों में खड़े मंत्रियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और महल के मुख्य हॉल के बीच में उनके द्वारा बनाए गए रास्ते से गुजरते हुए उन्हें प्रणाम किया। जेंग लियांग के जाने के बाद मंत्रियों ने राहत की सांस ली और आखिरकार अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। एक मंत्री ने कहा, महामहिम के हस्तक्षेप से कार्यवाही रुकने पर मैं लगभग बेहोश हो गया था। मुझे लगा कोई बड़ी घटना हो गई है। मैं बहुत डर गया था। एक अन्य मंत्री ने कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि महामहिम करिश्माई थे और उनमें शासन करने की क्षमता थी, लेकिन युवराज के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जिन्हें महामहिम के बाद सिंहासन पर आसीन होना था। हालांकि इन दिनों मैंने देखा है कि युवराज अधिक साहसी हो गए हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया है, खासकर तब जब महामहिम बीमार पड़ गए थे और अपनी मृत्युशैया पर थे। जी हाँ, युवराज ने महामहिम के विषण मामले की जांच करते हुए शाही दरबार को बड़ी कुशलता से संभाला है। किसने सोचा होगा कि वे इतने प्रभावशाली ढंग से सच्चाई का खुलासा करेंगे और महारानी को कड़ी सजा देंगे। दूसरे मंत्री ने जेंग लियांग के नेतृत्व कौशल और सशक्त निर्णय क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। कल उन्होंने किन परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वह भले ही कठोर था, लेकिन इससे शाही परिवार की प्रतिष्ठा को बल मिला। यह एक आवश्यक कदम था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। युवराज की शादी के बाद उनमें सकारात्मक बदलाव आया है।
क्या आप सब भूल गए कि आपातकालीन दरबार के दौरान युवराज भी मौजूद थीं और उन्होंने महारानी के काले रहस्यों को उजागर करने में मदद की थी? एक अन्य मंत्री ने कहा। मंत्रियों ने झेंग लियांग के नेतृत्व गुणों पर चर्चा जारी रखी और युवराज की पत्नी से विवाह के बाद उनमें आए सकारात्मक बदलावों को स्वीकार किया। मंत्रियों का झेंग लियांग के प्रति कभी आलोचनात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रशंसा और सम्मान में बदल गया था। युवराज को प्रसन्न करने की रणनीतियों पर वे उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, जबकि यांग लुयांग एक एकांत कोने से उन्हें देख रहा था और उनकी प्रशंसाएं उसके कानों में कर्कश लग रही थीं। उसने योजना बनाई थी कि युवराज यांग निंग का विवाह कराकर वह अपनी बेटी के माध्यम से झेंग लियांग के कार्यक्रम और गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेगा और वह शाही महल में उसकी जासूस के रूप में काम करेगी। महारानी यांग लिंगशिन पहले से ही उसके पक्ष में थी और महल में यांग निंग की मौजूदगी से उसके संबंध और मजबूत होंगे और उसे झेंग लियांग और उसकी गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। हालांकि उसकी उस अभागी बेटी ने शादी के बाद उसे धोखा दिया और झेंग लियांग से शादी करने के बाद उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह न केवल उसके आदेशों की अवहेलना कर रही थी, बल्कि उसकी मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इतना ही नहीं, वह झेंग लियांग को शाही दरबार में अपनी शक्ति मजबूत करने में मदद कर रही थी, जो उसकी योजनाओं के खिलाफ था। दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी और यहाँ तक कि यांग लिंगक्सिन को महल से निकाल दिया था, जो शाही महल में उसका सबसे बड़ा संपर्क सूत्र था, सफलता और सत्ता तक पहुंचने की उसकी सीढ़ी थी। जिस रणनीतिक विवाह की उसने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी, ये सोचकर कि यह उसकी सबसे बड़ी सफलता साबित होगी, वह अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही थी। अपनी बेटी के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करने के यांग लुयांग के सपने चकनाचूर हो रहे थे, जिससे वह शाही दरबार में सत्ता के खेल की अनिश्चितता पर विचार करने के लिए विवश हो गया था। शाही महल छोड़ने के बाद झेंग लियांग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उस महिला से यांग निंग की मुलाकात के दौरान उसके साथ मुख्य महल के पीछे स्थित कालकोठरी में चली गई। हालांकि यांग निंग शुरू में उस महिला से अकेले मिलना चाहती थी, लेकिन झेंग लियांग इस स्थिति को लेकर घबराई हुई थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने बैठक कक्ष के बाहर इंतजार करने का फैसला किया ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी पत्नी को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सके। जब झेंग लियांग अपने एक अंगरक्षक के साथ कालकोठरी में पहुंचा तो जेल के बाहर खड़े अंगरक्षक ने उसका अभिवादन किया। झेंग लियांग ने सिर हिलाकर जवाब दिया और पूछा, क्या यांग निंग अभी भी अंदर है? पहरेदार ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और जवाब देने लगा, जी महाराज। महारानी अभी भी। हालांकि झेंग लियांग ने उसके बात पूरी करने का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपने पहरेदार के साथ कालकोठरी में प्रवेश कर गया। जब झेंग लियांग कमांडर के कमरे के बाहर पहुंचा, जहां यांग निंग उस महिला से मिल रहा था, तो वह गार्डों को उस महिला को घसीटकर उसकी जेल कोठरी में वापस ले जाते देखकर हैरान रह गया। ये जानकर उसकी भौहें और भी तन गईं कि बैठक पहले ही समाप्त हो चुकी थी। संख्या MVL MP एयर। वह यांग निंग का हालचाल जानने के लिए कमरे में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने गुलैन की घबराहट भरी चीख सुनी, महाराज। चेहरे पर चिंता के भाव लिए झेंग लियांग ने झटपट दरवाजा खोला और कमरे में घुस गया। वहां उसने यांग निंग को कमजोर सी खड़ी पाया, उसका हाथ सहारे के लिए मेज पर टिका हुआ था और गुलैन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और यह स्पष्ट था कि बैठक के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी। झेंग लियांग के प्रवेश करते ही गुलैन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और धीरे से यांग निंग का हाथ छोड़कर राजकुमार को आगे आने देने के लिए एक तरफ हट गई। उसने युवराज की आंखों में चिंता देखी और उन्हें कुछ एकांत देने के महत्व को समझा। क्या हो रहा है? तुम इस तरह क्यों दिख रही हो? झेंग लियांग ने चिंता से पूछा और यांग निंग की ओर बढ़ते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा देने के लिए एक हाथ उसकी पीठ पर रखा। यांग निंग ने उसे देखकर अपनी भौहें सिकुड़ी और चिंता से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको सुबह की अदालती सुनवाई में नहीं जाना चाहिए था? झेंग लियांग की चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उन्होंने गंभीर निगाहों से देखते हुए जवाब दिया, मैंने पहले आपसे पूछा था। क्या बात है? क्या उस महिला ने आपके साथ कुछ किया या कुछ ऐसा कहा जिससे आप नाराज हो गए? यांग निंग ने अपने होंठ कसकर बंद किए और सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। कमरे के माहौल की वजह से मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, बस इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि बाहर निकलते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। वह नहीं चाहती थी कि झेंग लियांग उसकी बातों पर शक करे और उसकी वजह से ली हुआ को सजा दे। झेंग लियांग ने उस पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन चूंकि वह उस महिला को दंडित करने में अनिच्छुक लग रही थी, इसलिए उसने उसकी बात पर विश्वास करने का फैसला किया। उसने उसका पीला चेहरा और दुर्बलता देखी और झट से यांग निंग को अपनी बाहों में उठा लिया, जिससे वह आश्चर्य से हौंफ उठी। गुलैन को नजरें झुकाए और सिर नीचे किए देखकर यांग निंग का पीला चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्के से झेंग लियांग की बाह पर मारा और डांटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। हालांकि झेंग लियांग ने उस पर अपनी पकड़ और कस ली और जवाब दिया, मैंने उस औरत से मिलने के तुम्हारे अनुरोध को मान लिया था। अब मेरी बात सुनने की तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें इस हालत में ड्रैगन पवेलियन वापस नहीं जाने दूंगा। छटपटाना बंद करो और मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो, वरना हम दोनों को रात यहीं बितानी पड़ेगी। पराजित और उसकी चिंता से मन ही मन प्रभावित होकर यांग निंग ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। ठीक है, जो चाहो करो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ की कोमलता उसके स्नेह को प्रकट कर रही थी। उस महिला से बातचीत के बाद यांग निंग का पीला पड़ा चेहरा देखकर झेंग लियांग ने भौहें चढ़ा लीं और उसे अकेले ड्रैगन पवेलियन तक वापस जाने से मना कर दिया, जो मुख्य महल के पिछले हिस्से में स्थित कालकोठरी से काफी दूर था। इसके बजाय उसने उसे गोद में उठाने का विकल्प चुना। भूमिगत तहखाने से सीढ़ियां चढ़कर रोशनी में कदम रखते हुए तहखाने से बाहर निकलते ही यांग निंग ने धीरे से झेंग लियांग के कंधे पर थपथपाया। अब हम बाहर आ गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ।
झेंग लियांग अपने कदमों पर रुक गया और उसकी ओर देखा। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसने कहा, मैं नहीं चाहता। यांग निंग ने उसे घूर कर देखा। तुम मजाक करना बंद करो और मुझे नीचे उतारो। अगर दूसरे हमें देख लेते तो क्या होता? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वह घबराकर चारों ओर देखने लगी। उसे चिंता थी कि कहीं दूसरी नौकरानियां और नौकरानियां उनकी हालत न देख लें। युवराज अपनी छवि को लेकर इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? लोग उन्हें इस तरह महल में ले जाते हुए देखकर क्या सोचेंगे? उसके लाल गालों और घबराहट भरी निगाहों को देखकर झेंग लियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह उसके करीब आया, उसकी सांसें उसके कान को गुदगुदा रही थीं और फुसफुसाते हुए बोला, इतनी शर्म क्यों? तुम मेरी पत्नी हो और हमने कितने अंतरंग पल साथ बिताए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई जानता होगा कि बंद दरवाजों के पीछे पति पत्नी के बीच क्या होता है। क्या तुम्हें गोद में उठाना मेरे लिए वाकई इतना शर्मनाक है? हम यहाँ कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। उसके इस दुस्साहसी और बेपरवाह शब्दों ने उसके गालों को और भी लाल कर दिया और वह अवाक रह गई। उनके इस दुस्साहसी शब्दों से अचंभित होकर यांग निंग हकलाते हुए बोली, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? हर कोई आपको शक्ति और कर्तव्य का प्रतीक मानता है। क्या युवराज को सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार करना चाहिए? झेंग लियांग ने धीरे से हंसते हुए कंधे उचकाए। तुम्हारे साथ मैं सिर्फ झेंग लियांग हूँ, युवराज नहीं। तुम्हें खास महसूस करना चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह निर्भीक रूप देखने को मिलता है। उसकी बातें सुनकर यांग निंग के दिल में गर्माहट सी उमड़ आई। फिर भी उस महिला के खुलासे की यादें उसके मन में घर कर गईं कि उपन्यास सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में घटी एक घटना थी। झेंग लियांग के मन में हो वेई जैसी प्यारी लड़की के लिए भावनाएं होने का ख्याल, जो उससे कहीं ज्यादा सभ्य और नेक दिल थी, उसे थोड़ा असहज कर गया। वह जानती थी कि उसकी भावनाएं निराधार थीं, क्योंकि वर्तमान में झेंग लियांग का दिल केवल उसी के लिए धड़कता था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस होने से खुद को रोक नहीं पाए। झेंग लियांग की बाहों में आराम से सिमटते हुए उसने व्यंग्यपूर्ण और अभिमानी लहजे में कहा, तुम्हें शब्दों का जादू आता है। मैं तो बस कल्पना ही कर सकती हूँ कि तुमने अपने इन चुलबुले शब्दों से कितनी महिलाओं को मोहित किया होगा। झेंग लियांग ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में ईर्ष्या देखी। उसे उसकी प्रतिक्रिया काफी मजेदार लगी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इस तरह देखकर सब कुछ सार्थक हो गया। इसका मतलब है कि मेरे शब्दों ने तुम्हें मोहित करने का अपना काम कर दिया है। वह थोड़ा और करीब आया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें महज बातों से मोहित नहीं होना चाहिए। अभी रात नहीं हुई है और मुझे बाद में तुम्हें अपना असली आकर्षण दिखाने का मौका मिलेगा। उसकी इस बात से वह शर्मा गई और अपने कान ढक लिए। इस आदमी के शब्दों में एक ऐसा जादू था जो उसे हमेशा चौंका देता था। झेंग लियांग उसकी प्रतिक्रिया पर धीरे से हंसा और उसे चिढ़ाने से रोकने का फैसला किया। वह उसे ड्रैगन पवेलियन की ओर ले जाने लगा, जबकि वह शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना चेहरा उसके कंधे पर छिपा रही थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह यह मानना पसंद करती कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगले दिन अपने कमरे में कपड़े पहनने और नाश्ता करने के बाद यांग निंग खिड़की के पास गहरी सोच में डूबी हुई थी। लीहुआ के शब्दों और उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार कर रही थी। खिड़की के पास खड़ी होकर उसके मन में चिंता और अनिश्चितता के भाव उमड़ रहे थे। उसने इस दुनिया में घटनाओं का रुख बदलने और कहानी को मोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लीहुआ के शब्दों ने उसके मन में संदेह पैदा कर दिया था। घटनाएं बदलती हुई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन मुख्य कहानी अभी भी मूल कथा के समान ही आगे बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो इतिहास खुद को दोहराने पर तुला हुआ हो। चूंकि वर्तमान घटनाएं मूल कहानी की समयरेखा या अनुक्रम का सख्ती से पालन नहीं कर रही थी, इसलिए वह निश्चित थी कि सब कुछ अनुमान के अनुसार आगे बढ़ेगा या नहीं और कब होगा। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि उसने किस तरह झेंग लियांग की भावनाओं को प्रभावित किया था और मुख्य पात्रों की प्रेम कहानी में उलझ गई थी। फिर भी वह इस आशंका को दूर नहीं कर पा रही थी कि कहानी का अपरिहार्य दुखद अंत अभी भी उस पर मंडरा रहा है। उसे इस बात पर संदेह होने लगा कि क्या इन छल कपटों और साजिशों के पीछे असली अपराधी को सजा देना उसके भविष्य में आने वाली त्रासदी को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। बाहर पेड़ों पर खिलते फूलों को निहारते हुए उसके मन में भविष्य की अनिश्चितता का गहरा बोझ था। वह पेड़ों पर खिले फूलों को निहार रही थी। खुली खिड़की से सूरज की गर्म किरणें अंदर आ रही थीं। दिन बहुत खूबसूरत था, फिर भी उसका मन संशय से घिरा हुआ था। मौसम कितना सुहावना है, उसने आह भरी, पर मेरे मन में कितना उथल पुथल मचा है। अपने विचारों में डूबी यांग निंग की देह दरवाजे पर हल्की दस्तक से टूट गई। उसने बंद दरवाजे की ओर ध्यान दिया और दस्तक का जवाब देते हुए बोली, अंदर आ जाओ। उनकी निजी दासी शियाओ वेई एक संदेश लेकर अंदर आई। महामहिम, मुख्य महल से निमंत्रण आया है। महाराज आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। यांग निंग महाराज के अप्रत्याशित निमंत्रण से अचंभित रह गईं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वे इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, अच्छा, कृपया महाराज का निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। शाओ वेई ने विनम्रतापूर्वक झुककर उसके जवाब को स्वीकार किया और कमरे से चली गई। फिर से अकेली होकर यांग निंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन फुसफुसाई, बस करो फोन ली। भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहने से तुम्हारा मूड खराब हो रहा है और बेवजह चिंता हो रही है। वर्तमान पर ध्यान दो, इस पल का आनंद लो और बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। जैसे जैसे उसका मनोबल बढ़ा और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण वापस आया, यांग निंग के विचार महाराज के साथ होने वाले आगामी दोपहर के भोजन की ओर मुड़ गए। चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उनके लिए कोई उपहार ले जाना चाहिए? खाली हाथ उनसे मिलने जाना उचित नहीं होगा, है ना? उसने सोचना शुरू किया। हालांकि वह अतीत में कई बार महाराज से मिलने जा चुकी थी, लेकिन उनके साथ दोपहर का भोजन करना बिल्कुल अलग बात थी। झेंग लियांग से शादी के बाद यह महाराज के साथ उनका पहला दोपहर का भोजन था और इससे उनके पेट में घबराहट और बेचैनी होने लगी थी।
शादी के भोज के विपरीत, जो एक औपचारिक कार्यक्रम था, दोपहर के भोजन का ये निमंत्रण अधिक आदमी और निजी सा लग रहा था। इस विचार से वह बेचैन हो गई। उम्मीद है कि वह मेले की रात की घटनाओं के बारे में पूछताछ नहीं करेगा, वह चिंतित होकर बोली। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। महाराज द्वारा दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण मिलने पर यांग निंग को घबराहट का अनुभव हुआ, जिसने क्षण भर के लिए उसकी पहचान के संकट के बारे में उसके पहले के विचारों और चिंताओं को दरकिनार कर दिया। ड्रैगन पवेलियन से निकलने से पहले उसने कुछ पल रुककर अपनी पोशाक को बारीकी से ठीक किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर तह और किनारा बिल्कुल सही ढंग से संरेखित हो। दर्पण के पास जाकर उसने अपनी छवि को ध्यान से देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पोशाक और समग्र रूप रंग महाराज से मुलाकात के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। यांग निंग जब मुख्य महल के पास पहुंची तो उनके पीछे पीछे शियाओवेई भी आ रही थीं। तभी एक दरबारी महिला ने बड़े ही सलीके से उनका स्वागत किया। विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए उस महिला ने यांग निंग को भव्य भोजन कक्ष की ओर ले गई, जहां महाराज उनका इंतजार कर रहे थे। यांग निंग भोजन कक्ष के बंद दरवाजों के सामने हिचकिचाते हुए रुकी और एक गहरी, कांपती हुई सांस ली। उसके मन में एक विचार कौंध गया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे महाराज के साथ अकेले भोजन करना पड़े। इस विचार मात्र से ही उसका दिल चिंता से धड़कने लगा। घबराहट से भरी हुई वह इस बात से चिंतित थी कि इस हालत में भोजन करने से उसे अपच न हो जाए। महाराज के स्नेहपूर्ण व्यवहार और उन्हें लगभग अपनी लाडली बेटी की तरह मानने के बावजूद यांग निंग उनके साथ अकेले भोजन करने की संभावना से होने वाली बेचैनी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाईं। आखिरकार वे ज़ेंग साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट थे। उनका पद ही किसी भी प्रजाजन के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इसके अलावा शादी के भोज के बाद, जिसमें सभी उपस्थित थे, उन्हें महाराज के साथ दोबारा भोजन करने का अवसर नहीं मिला था। उनके मन में कहीं कोई गलती करने और उनके सामने शर्मिंदा होने का डर उनकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। महामहिम, युवराज अष्टी आ गई हैं। यांग निंग मन ही मन महाराज का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी रक्षक की आवाज ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। औपचारिक लहजे में उसने उनकी उपस्थिति की घोषणा की और फिर सहजता से भोजन कक्ष के दरवाजे खोलकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। भोजन कक्ष का दरवाजा खुलते ही यांग निंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी। हालांकि महाराज को अपनी ओर देखते और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखकर, जिससे ये संकेत मिलता था कि वे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, वह शांत होने लगी। उनके चेहरे के भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे मंत्री किम की घटना को लेकर उससे नाराज हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके डर निराधार थे। अंदर कदम रखने से पहले ही उसने देखा कि महाराज के बगल में कोई बैठा है। वह कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग लियांग था। ये यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि ये हमारे साथ शामिल होंगे? उसने सोचा। उसकी भौहें तन गई थीं। हालांकि भीतर ही भीतर उसे राहत मिली। महाराज के साथ अकेले दोपहर का भोजन करने के विचार ने उसे चिंता से भर दिया था। उसे डर था कि कहीं शिष्टाचार का पालन न करके वह उनके सामने शर्मिंदा न हो जाए या उनके साथ बात करने के लिए कुछ हो ही न। हालांकि ज़ेंग लियांग की उपस्थिति में वह अधिक सहज महसूस कर रही थी और उसे विश्वास था कि वह महाराज के साथ अधिक आराम से बातचीत कर सकती है। महामहिम को प्रणाम, यांग निंग ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए आदरपूर्वक कहा। महाराज ज़ेंग हुआंग अपनी बहू को देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों बरत रही हो? मैंने तुम्हें मुझे पिता कहकर पुकारने के लिए नहीं कहा था। अब आओ और हमारे साथ दोपहर का भोजन करो। महाराज को खुश देखकर यांग निंग को राहत मिली और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे चिंता थी कि दोपहर के भोजन में राज दरबार की हालिया घटनाओं, ज़ेंग लियांग के साथ मेले में जाने और उस बदमाश किन चेंग से जुड़ी घटना पर चर्चा होगी। लेकिन लगता है उसकी चिंताएं व्यर्थ थीं। माफ़ कीजिए पिताजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने विनम्रता से पूछा और खाने की मेज की ओर बढ़ गई। उसने ज़ेंग लियांग पर एक दबी नज़र डाली और मन ही मन इस अप्रत्याशित स्थिति पर सवाल करने लगी। ज़ेंग लियांग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आओ यहाँ बैठो। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है ना? चलो साथ में खाना खाते हैं। यांग निंग ने हैरानी से अपनी बाहें उठाईं, लेकिन सिर हिलाकर ज़ेंग लियांग के बगल में बैठ गई। वह उसके करीब झुककर धीमी आवाज़ में फुसफुसाई, आपने मुझे इस व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आप जानते हैं कि मैं पहले कितनी डरी हुई थी? मुझे चिंता थी कि महाराज मुझे उस घटना के बारे में पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। ज़ेंग लियांग ने धीरे से हंसते हुए दबी आवाज़ में जवाब दिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम पिताजी के मुझसे ज़्यादा करीब नहीं थीं? वो मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, लेकिन मुझे शक है कि वो अपनी प्यारी बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। उनके शब्दों में एक आश्वस्त करने वाला भाव था, जिसका उद्देश्य उसकी चिंताओं को कम करना था। यांग निंग ने उसे शरारती लेकिन नाराज़गी भरी नज़र से देखा, लेकिन आगे बहस न करने का फैसला किया। महाराज के इतने करीब होना उनके साथ दोपहर का भोजन करने से बिल्कुल अलग था और वह इस अप्रत्याशित स्थिति को लेकर थोड़ी चिंतित थी। उसे अब भी डर था कि कहीं वह राज दरबार की हाल की घटनाओं, खासकर किन परिवार से जुड़े मामले पर चर्चा न करना चाहें। जैसे ही यांग निंग भोजन की मेज पर बैठी और नौकरानियों ने उन्हें व्यंजन परोसे, उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमने लगी और वह उस जगह की असाधारण सुंदरता को निहारने लगी। यह एक साधारण भोजन कक्ष था, फिर भी उस जगह की भव्यता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पारदर्शी पर्दों से सजी बड़ी बड़ी खिड़कियों से दोपहर की हल्की धूप भोजन कक्ष में छनकर आती थी, जिससे कमरे की भव्यता में चार चांद लग जाते थे। इन खिड़कियों से महल के बगीचों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता था, जो चांद और तारों से जगमगाते रात के आकाश में और भी खूबसूरत हो जाता होगा। कमरे के हर कोने में रणनीतिक रूप से लैंप लगाए गए थे, जिससे कमरे में अतिरिक्त गर्माहट और रोशनी आ रही थी। ऊपर शान से लटकता झूमर पूरे कमरे को एक कोमल, मनमोहक रोशनी से नहला रहा था। उसके क्रिस्टल तारों की तरह झिलमिला रहे थे, जिससे एक जादुई सा माहौल बन रहा था। यांग निंग ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि शाम को ये कितना खूबसूरत लगेगा।
कमरे के केंद्र में एक भव्य लंबी लकड़ी की डाइनिंग टेबल शोभा बढ़ा रही थी, जिसके चारों ओर अत्यंत कुशलता और सटीकता से निर्मित कुर्सियां सजी थीं। टेबल पर सुनहरे मोमबत्ती स्टैंड रखे थे, जिनकी टिमटिमाती लौ कमरे की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। टेबल के बीच में ताजे फूलों का एक आकर्षक गुलदस्ता रखा था, जो इस आलीशान वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता का स्पर्श जोड़ रहा था। यांग निंग अपने आसपास के माहौल को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसे यह एहसास हुआ कि वह पहली बार इस भोजन कक्ष में आई थी। हालांकि वह जेंग लियांग के जन्मदिन और शादी के भोज जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी थी, लेकिन वे एक अलग बड़े भोजन कक्ष में हुए थे जो विशेष रूप से भव्य दावतों और भोजों के लिए बनाया गया था और आम जनता के लिए खुला था। वहीं ये छोटा और अधिक अंतरंग भोजन कक्ष एक आरक्षित स्थान था, जिसका उपयोग आमतौर पर केवल महाराज और उनके करीबी शाही परिवार द्वारा ही किया जाता था। महल के शाही भोजन कक्ष की भव्यता ने उन्हें अचंभित कर दिया। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था। दोपहर का भोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। यांग निंग और जेंग हुआंग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए हल्की फुल्की बातचीत में मशगूल थे। दूसरी ओर जेंग लियांग भोजन के दौरान ज्यादातर चुप रहे, जिससे ससुर और बहू बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सके। हालांकि पूरे भोजन के दौरान उन्होंने यांग निंग के प्रति अपनी सतर्कता प्रदर्शित की, बार बार उन्हें व्यंजन परोसते रहे और उनका मुंह पोंछने में उनकी मदद करते रहे। उनके कार्य सौम्य और देखभाल भरे थे। जेंग हुआंग ने अपने बेटे के विचारशील व्यवहार को आश्चर्य और स्नेह भरी निगाहों से देखा। जेंग लियांग में आए उस बदलाव को देखकर, जो एक एकांतप्रिय और उदासीन व्यक्ति से एक जिम्मेदार और स्नेही पति के रूप में सामने आया था, उन्हें गर्व का अनुभव हुआ। खाना खत्म करने के बाद नौकरानियों ने उन्हें सुगंधित चाय परोसी, जो पाचन में सहायक और स्वाद को ताज़ा करने के लिए जानी जाती है। चाय की चुस्की लेते हुए जेंग हुआंग ने यांग निंग की ओर ध्यान दिया और बोला, यांग निंग, तुम्हें ये भोजन कराने के अलावा मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।